साथियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 11 विषय इतिहास और अध्याय चल रहा है हमारा चौथा, जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी। तो इसमें हम कुछ बातें पढ़ चुके हैं। इस्लाम का नया शासन, नया साम्राज्य, नया विघटन, ये सब आज हम पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। नए जीते गए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इस्लामी राज्य ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जमीन के मालिक बड़े और छोटे किसान थे और कई कई राज्य था। इराक और ईरान में जमीन काफ़ी बड़ी इकाइयों में बंटी हुई थी, जिसकी खेती किसानों द्वारा की जाती थी। ससानी और इस्लामी कालों में संपदा स्वामी राज्य की ओर से एकत्रित करते थे। उन इलाकों में जो पशुचारण की स्थिति से आगे बढ़कर स्थिर कृषि व्यवस्था तक पहुंच गए थे। जमीन गांव की साझी संपत्ति थी, यानी जो जमीन थी ना, गांव की सारी सब गांव की मिलकर वो खेती वगैरह करते थे। संपत्ति अंत में जो भूमि संपत्तियां इस्लामी विजय के बाद मुसलमानों द्वारा छोड़ दी गई थी, वे राज्य द्वारा अपने हाथ में ले ली गई थी और साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को दे दी गई थी, विशेष रूप से खलीफा के परिवारों के सदस्यों को। कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथों में था, जो विजय का काम पूरा होने पर अपनी अधिकांश आय भू राजस्व से प्राप्त करता था। अरबों द्वारा जीती गई भूमि पर जो मालिकों के हाथ में रहती थी, कर यानी खराज लगता था, जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर उसके 5वें हिस्से के बराबर होता था। जो जमीन मुसलमानों की मिल्कियत थी अथवा उसमें उसके द्वारा खेती की जाती थी, उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। उपज के 10वें हिस्से के बराबर 100 में से 10 रुपये देने पड़ते थे। जब गैर मुसलमान कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे तो उससे राज्य की आय कम हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए खलीफाओं ने पहले तो धर्मांतरण को निरुत्साहित किया और बाद में करादान की एक समान नीति बनाई। बहुत सारे लोग हैं वो मुसलमान बनने लगे ताकि कर कम देना पड़े। 10वीं शताब्दी से राज्य ने अधिकारियों को अपना वेतन भूमियों के कृषि राजस्व से, जिसे इक्ता राजस्व का हिस्सा कहा जाता था, लेने के लिए प्राधिकृत किया। खेती में खुशहाली, राजनीतिक स्थिरता साथ साथ आई। बहुत से क्षेत्रों में, विशेष रूप से नील नदी घाटी में, राज्य ने सिंचाई प्रणालियों, बांधों और नहरों के निर्माण, कुओं की खुदाई, जिनमें आमतौर पर पनचक्कियाँ अथवा नोरियाँ लगी होती थी, के लिए सहायता दी। ये सारी चीज़ें अच्छी फसल के लिए जरूरी थी। इस्लामी कानून में उन लोगों को कर में रियायत दी गई जो ज़मीन को पहली बार खेती के काम में लाते थे। किसानों की पहल और राज्य के समर्थन के जरिए खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के अभाव की स्थिति में उत्पादकता में वृद्धि हुई। बहुत सी नई फसलों जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैंगन की खेती की गई। यूरोप को इनका निर्यात भी किया गया। जैसे जैसे शहरों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई, वैसे ही इस्लामिक सभ्यताएं फली फूली। बहुत से नए शहरों की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से अरब सैनिकों को बसाना था, जो स्थानीय प्रशासन की रीढ़ थे। इस श्रेणी के फौजी शहरों में, जिसे मिस्र कहा जाता था, कूफा और बसरा इराक में, फुस्तात तथा काहिरा मिस्र में थे। अब्बासी खिलाफत की राजधानी के रूप में अपनी स्थापना के बाद आधी शताब्दी के अंदर बगदाद की जनसंख्या बढ़कर लगभग 10 लाख तक पहुंच गई थी। इन शहरों के साथ साथ दमिश्क, इस्फहान और समरकंद जैसे कुछ पुराने शहर थे, जिन्हें नया जीवन मिल गया था। खाद्यान्नों और शहरी विनिर्माताओं के लिए कच्ची सामग्री जैसे कपास और चीनी के उत्पादन में वृद्धि की गई, जिससे इन शहरों के आकार और उनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार संपूर्ण क्षेत्रों में शहरों का एक विशाल जाल विकसित हो गया। एक शहर दूसरे शहर से जुड़ गया और परस्पर संपर्क और कारोबार बढ़ गया। शहर के केंद्र में 2 भवन समूह होते थे, जहां से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था। उनमें एक मस्जिद उल जामी होती थी, जहां सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी। यह इतनी बड़ी होती थी कि दूर से दिखाई दे सकती थी, यानी बहुत बड़ी मस्जिद होता करती थी। जैसे अपने मंदिर है ना, दूर से दिखाई देते हैं अपने, उस प्रकार। दूसरा भवन समूह केंद्रीय मंडी सूखता, जिसमें दुकानों की कतारें होती थी, व्यापारियों के आवास और सर्राफ का कार्यालय होता था। शहर प्रशासकों, जो राज्य के आईन अथवा नेत्र थे, और विद्वानों और व्यापारियों तुज्जर के लिए घर होते थे, जो केंद्र के निकट रहते थे। सामान्य नागरिकों और सैनिकों के रहने के क्वार्टर बाहरी घेरे में होते थे और प्रत्येक में अपनी मस्जिद, गिरजाघर या सिनेगोग, यहूदी प्रार्थना घर, छोटी मंडी और सार्वजनिक स्नानघर और एक महत्वपूर्ण सभा स्थल होता था।
शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीबों के मकान, देहातों से लाई गई जाने वाली हरी सब्जियों और फलों के लिए बाजार, काफिलों के ठिकाने और अस्वच्छ दुकानें जैसे चमड़ा साफ या करने या रंगने की दुकानें और कसाई की दुकानें होती थी। शहर की दीवारों के बाहर कब्रिस्तान और सराय होते थे। सराय में लोग उस समय आराम करते थे। ठीक है, सराय आराम करने वाले। जब शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए, सभी शहरों का नक्शा एक जैसे नहीं होता था। इस नक्शे में परिदृश्य, राजनीतिक परंपराओं और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर परिवर्तन किए जा सकते थे। राजनीतिक एकीकरण और खाद्य पदार्थों और विलास पशुओं की शहरी मांग ने विनिमय के दायरे का विस्तार कर दिया। भूगोल ने मुस्लिम साम्राज्य की सहायता की, जो हिंद महासागर और भूमध्य सागर के व्यापारिक क्षेत्रों के बीच फैल गया। 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार का एकाधिकार रहा। यह व्यापार 2 मुख्य रास्तों यानी लाल सागर और फारस की खाड़ी से होता था। लंबी दूरी के व्यापार के लिए उपयुक्त और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे मसालों, कपड़ों, चीनी मिट्टी की चीज़ों और बारूद को भारत और चीन से लाल सागर के पतनों और अदन और इताब तक और फारस की खाड़ी के पतन, सिराफ और बसरा तक जहाज पर लाया जाता था। यहाँ से माल को ज़मीन पर ऊँटों के काफिलों की तरह, उस समय ऊँट हुआ करते थे सबसे ज़्यादा, बगदाद, ये इराक में है, दमिश्क सीरिया में है, अलेप्पो के भंडार गृहों यानी मखाजिन, जो फ्रांसीसी शब्द मैगजीन का मूल का अर्थ है दुकान, एक स्थानीय खपत के लिए और अथवा आगे भेजने के लिए। ये देखिए जहाज है, ये देखिए जहाज है क्या, ये दे रखा है। बसरा को जाने वाले एक नाव है ना, नाविक भारतीय और अरबी यात्री है इसके अंदर, ये देखो जाया जाता था। मक्का के रास्ते से गुजरने वाले काफिले बड़े हो जाते थे जब हज की यात्रा का समय हिंद महासागर में नौ चालन के मौसम यानी मवासिम, जो मानसून शब्द का मूल है क्योंकि इनकी अरबी भाषा थी, ध्यान रखना, वैसे बोलते थे, के साथ पड़ता था। इन व्यापारी मार्गों के भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पतन से यूरोप को किए जाने वाले यूरा जो व्यापार होता था उसको यहूदी व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था, जिसमें से कुछ भारत से सीधे व्यापार करते थे, जैसा कि गेनीजा संग्रह में परिरक्षित उनके पात्रों से देखा जा सकता है। किंतु चौथी शताब्दी से व्यापार और शक्ति के केंद्र के रूप में काहिरा के उभर आने के कारण और इटली के व्यापारिक शहरों से पूर्वी माल की बढ़ती हुई मांग के कारण लाल सागर के मार्ग ने अधिक महत्व प्राप्त कर लिया। पूर्वी हिस्से की चर्चा करें तो ईरानी व्यापारी मध्य एशिया और चीनी वस्तुएं, जिनमें कागज भी शामिल था, लाने के लिए बगदाद से बुखारा और समरकंद होते हुए रेशम मार्ग से चीन जाते थे। तुरान भी वाणिज्यिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। यह तंत्र यूरोपीय वस्तुओं, मुख्यतः फर और सलाव गुलामों के व्यापार के लिए उत्तर में रूस और स्कैंडिनेविया तक फैला हुआ था। इन वस्तुओं की अदायगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस्लामी सिक्के वोल्गा नदी के आसपास और बाल्टिक सागर में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इन बाज़ारों में तुर्क गुलाम भी खलीफाओं और सुल्तानों के दरबारों के लिए खरीदे जाते थे। राजकोषीय प्रणाली और बाजार के लेन देन ने इस्लामी देशों में धन के महत्व को बढ़ा दिया और सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाते थे और वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी के लिए प्राय सराफों द्वारा सीलबंद किए थैलों में भेजे जाते थे। सोना अफ्रीका से और चांदी मध्य एशिया से आती थी। कीमती धातुएं और सिक्के यूरोप से भी आते थे, जो पूर्वी व्यापार की वस्तुओं को खरीदने के लिए यूरोप अदा करता था। धन की बढ़ती हुई मांग ने लोगों को अपने संचित भंडारों और बेकार पड़ी संपत्ति का उपयोग करने के लिए विवश कर दिया। उधार का कारोबार भी मुद्राओं के साथ जुड़ गया, जिससे वाणिज्य गतिशील हो गया। वाणिज्य गतिशील, व्यापार गतिशील हो गया। मुद्रा बनने से क्या है, बहुत सरल हो गया। मध्यकालीन आर्थिक जीवन में मुसलमान जगत का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अदायगी और व्यापार व्यवस्था के बढ़िया तरीकों को विकसित किया। साख पत्रों यानी शक, जो अंग्रेजी शब्द चेक और हिंदी शब्द साख का मूल है, और हुंडियों बिल ऑफ एक्सचेंज सुप्तजा का उपयोग व्यापारियों साहूकारों द्वारा धन को एक जगह से दूसरी जगह और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित करने के लिए किया था। वाणिज्यिक पत्रों के व्यापक उपयोग से व्यापारियों को हर स्थान पर नगद मुद्रा अपने साथ ले जाने से मुक्ति मिल गई। इससे उनकी यात्राएं भी ज़्यादा सुरक्षित हो गई। खलीफा भी वेतन अदा करने और कवियों और चारणों को इनाम देने के लिए शक का इस्तेमाल करते, यानी सिक्का। यद्यपि व्यापारियों के लिए व्यापारिक व्यापार स्थापित करना अथवा अपने कार्यों के संचालन के लिए गुलामों को काम में लगाना एक आम रिवाज था, लेकिन मुजरबा जैसे औपचारिक व्यापारी प्रबंध आमतौर पर किए जाते थे। इसमें निष्क्रिय साझेदार अपनी पूंजी कारोबार के कामों में देश विदेश पर जाने वाले सक्रिय सौदागरों को सौंप देते थे।
लाभ व हानि को किए गए निर्णयों के अनुसार बांट लिया जाता था। इस्लाम लोगों को धन कमाने से नहीं रोकता था, बशर्ते कि कुछ निषेध संबंधी नियमों का पालन किया जाए। उदाहरण के लिए ब्याज लेन देन, यानी जिसको रिबा कहते थे, गैर कानूनी थे। हालांकि लोग बड़ी चतुराई से याल से सूदखोरी करते थे, जैसे किसी खास किस्म के सिक्कों में उधार लेना और अन्य किस्म के सिक्कों से अदायगी करना है, और मुद्रा विनिमय हुंडी का मूल पर कमीशन के रूप में छुपे तौर पर ब्याज खा लेते। 1001 रातें यानी अलिफ लैला व लैला की कई कहानियों में हमें मध्यकालीन मुस्लिम समाज की तस्वीर मिलती है। इन कहानियों में नाविकों, गुलामों, सौदागरों और सराफों जैसे कई पात्रों का वर्णन है। अब आती है विद्या और संस्कृति। जब अन्य लोगों के साथ संपर्क में आने पर मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अनुभवों में गहराई आई, तो मुसलमान समुदायों को अपने ऊपर सोच विचार करना पड़ा और ईश्वर यानी अल्लाह और संसार से जुड़े मुद्दों से भी जूझना पड़ा। एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए, सृष्टि रचना का उद्देश्य, और व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि ईश्वर उसके द्वारा पैदा किए जीवों से क्या चाहता है। कोई सृष्टि के रहस्यों को कैसे समझ सकता है, यानी जो प्रकृतिबद्ध बनाई हुई चीज़ें उनको कैसे समझ सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर विद्वान मुसलमानों से प्राप्त हुए, जिन्होंने समुदाय की सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए और अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त और संकलित किया। धार्मिक विद्वानों यानी उलमा के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान और पैगंबर का आदर्श व्यवहार ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका था और इस विश्व में मार्गदर्शन प्रदान करता था। मध्यकाल में उलमा अपना समय कुरान पर टिका तफसीर लिखने और मोहम्मद की प्रमाणिक उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध करने में लगाते थे। यानी धार्मिक ग्रंथ लिखे थे, कुरान के बारे में नई नई चीज़ें लिखते थे, कुरान पढ़ते थे, उसे पता लगे कुरान में क्या लिखा हुआ है। कुछ उलमा ने कर्मकांडों यानी इबादत के जरिए ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित और सामाजिक कार्यों के जरिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून अथवा शरिया, जिसका शाब्दिक होता है सीधा रास्ता, तैयार करने का काम किया। इस्लामी कानून तैयार करने के लिए विधि वेताओं ने तर्क और अनुमान का इस्तेमाल भी किया, क्योंकि कुरान और हदीत में हर चीज़ प्रत्यक्ष नहीं थी और शहरीकरण के कारण जीवन उत्तरोत्तर जटिल बन गया था। स्त्रोतों के अर्थ, निर्णय और विधि शास्त्र के तरीकों के बारे में मतभेद के कारण 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं बन गई। ये मलकीनी, हनफी, शफी और हनबली, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधि वेता के नाम पर रखा गया और उनमें अंतिम शाखा सर्वाधिक रूढ़िवादी थी। कौन सी? हनबली। शिराए ने सुन्नी समाज के भीतर सभी संभव कानूनी मुद्दों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया था। हालांकि ये वाणिज्यिक अथवा दांडिक और संवैधानिक मुद्दों की अपेक्षा व्यक्तिगत स्थिति के प्रश्नों के बारे में अधिक सुस्पष्ट थी। ये आप देख सकते हो, मस्जिद, मदरसा, महाविद्यालय था विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, ईसाई धर्म के लिए पढ़ने का। कुरान शरीफ, यदि संसार के सभी पेड़ कलम होते और समुद्र शाही होती और इस तरह 7 समुद्र शाही की पूर्ति करने के लिए होते, तो भी लिखते लिखते अल्लाह के शब्द समाप्त नहीं होते। देखो कुरान है इस तरह ये लिखा हुआ है, ये उर्दू या अरबी में लिखा हुआ है, ये थोड़ा पढ़ लेना, इसको पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है। ठीक है, तो इसके आगे जो चीज़ है वो अपने अपने कल के वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। कुरान शरीफ से आगे कल पढ़ेंगे।